हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके साइंस में केमिस्ट्री में हम लोग आज बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम या कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी के कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोजन के जो 3 प्रकार होते हैं, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आवंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ N किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन का प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। एल्फीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन यानी C2H4 है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन या C2H2 और HCCCH होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसकी संरचना का विलय होता है, जो कि निम्न है। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था, जो आगे चलकर इसे बेंजीन का नाम दिया। नेक्स्ट है समवायता या आइसोमरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समवायता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। संरचनात्मक समवायता, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। त्रिबंध समवायता या अंतरिक्ष में परमाणु के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बाहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़े अणु को बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को बाहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को मोनोमर या और उत्पाद को पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। बहुलीकरण की विशेषताएं, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु को निष्करण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च और सेल्यूलोज। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा या गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है, उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथिलीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर आवरण पैकिंग थैलियाँ बनाने में होता है। नोट: खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन की और बरसाती रेनकोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टीरीन फेनिलएथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलो के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग
पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है और इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों का ताप दृढ़ बहुलक होता है। उदाहरण के लिए बेकालाइट तथा मेलामाइन। बेकालाइट यह फिनाइल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस में बाल्टी आदि में बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्रोफ्लोरोईथीन के बहुलीकरण से होता है, जिसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। रबड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है और यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्लीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने की क्रिया को वल्लीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। वल्लीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुइडियर ने की थी। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबड़ या सिंथेटिक रबड़, नियोप्रीन, दूसरा क्लोरोब्यूटाइन, 2-क्लोरोब्यूटाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकॉल, यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथेन का प्लॉसीकाइड साइड्स की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक या सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त कराने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रेशे या फाइबर, वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, वो रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे, इसमें पहला आता है नायलॉन। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON से मिलकर बना है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है, जिसमें एमाइड समूह C1H2 का प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के लिए जाल में, पैराशूट में, कपड़े में, टायर, दांत ब्रश और पर्वतारोहियों के लिए रस्सी में आदि में होता है। रेयॉन, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज या लुगदी का कास्ट को लिया जाता है। रेयॉन बनाने में सेल्यूलोज कागज या लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र या तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के से उपाचरित करते हैं। इसके बाद वह इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है, जहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है और रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लेषित करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे के अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं।
पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में पाल नौकाओं को पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन की परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संरक्षण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न कथनांकों पर संघनित प्रभाज पृथक इकट्ठा कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम: ताप परिसर, कार्बन अणुओं की संख्या और उपयोग। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे, इसमें कार्बन अणुओं की संख्या है C1 से C4 तक, रसोई गैस के रूप में। पेट्रोल या गैसोलीन 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, C5 से C10 तक, ईंधन मोटर या स्प्रिट के रूप में। नेफ्था 100 से 180 डिग्री सेल्सियस, C7 से C12, सशिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। केरोसिन तेल 175 से 250 डिग्री सेल्सियस, C10 से C15, लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए। डीजल 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, C16 से C20, डीजल इंजन के ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल या लुब्रिकेंट ऑयल 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस, C20 से C30 तक, स्नेहक के रूप में दवा एवं बनाने के लिए। पेट्रोलियम जेली 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, C30 से C35, स्नेहक दवा बनाने के लिए। पैराफिन मोम 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, C35 से C40 तक, मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। कोलतार अवशिष्ट और सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है। कार्बनिक रसायन में संबंधित विविध तत्व। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया उद्पातन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना किवरण का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल का स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने का लिए टेट्रोथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि यह पेट्रोल के हिम भवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है और पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोलियम का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एलपीजी का प्रमुख मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, और खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। प्रशीतक फिगॉन डाइक्लोरोमीथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग एवं फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनाइड जल से उपचारित करने के लिए एसिटिलीन दिया जाता है या देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मेथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% एथाइल अल्कोहल होता है, और एल्कोहलिक खमरीन को आखिरी उत्पाद एथाइल अल्कोहल है। कास्ट में प्राप्त पायरोलिनिक्स अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आइडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी रूप में करते हैं। अश्रु गैसों का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटीन है। खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कोला तार है। प्लाइका कार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रैक्टोज के कारण होता है। अब हम लोग बात करेंगे ईंधन की। ईंधन वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा प्रदान उत्पन्न करता है, वह ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, उसका ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होनी चाहिए।
तीसरा, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। चौथा, जलने के दौरान यह कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। पांचवा, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए और उसका प्रज्वलन ताप यानी इग्निशन निम्न होना चाहिए। नोट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे पदार्थ का प्रचलन या ज्वलन ताप कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स या ईंधन का ऊष्मीय मान। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन की ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ऑस्टोफन या नॉकिंग या ऑस्टन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय से पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर ध्वनिक या ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्टोन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्टोन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्टोफन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्टोपी विरोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं जिनका अपस्टोपन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्टोपी यौगिक टेट्रा एथिल लेड यानी TEL है। अपस्टोफन का ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अस्फोटन उतना ही कम होता है तथा उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न भागों में बांटा गया है। ईंधन, ठोस ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि। ईंधन, द्रव ईंधन, पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल आदि। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और गोबर गैस आदि। कोल या कोयला। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला सबसे कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इसमें मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसमें कार्बन का मात्रा 70% से 85% तक होती है। एंथ्रासाइट कोयला या कोयले का सबसे उच्चतम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। द्रव यानी लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैसियस फ्यूल यह प्राकृतिक गैस है। यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है प्रत्येक मीथेन, जिसमें कि 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मेथाइल मर्कैप्टोन को मिला दिया देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जाए। नोट, जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस है। गोबर गैस, गीले गोबर या पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु में उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र से शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस या कार्बन प्लस नाइट्रोजन, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर kg होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
जल गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इसका ऊष्मीय मान 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपाचय के रूप में होता है। कोल गैस या कोयले के भंजक आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल का जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। धातुएं, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को ध्यान प्रदान करती है धातु कहलाते हैं। धातुएं समानतः चमकदार, आधात, वर्ध और तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, सीसा का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रगति क्षारकीय होती है। अपवाद, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रगति अम्लीय होती है। Al, Zn, Pb एवं Pb ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तांबा तनु हाइड्रोलिक अम्ल से साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो सबसे हल्की धातु की बात की जाएगी तो वो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओशियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। धातुओं की प्राप्ति, पृथ्वी पर भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपट्टी से मिलने वाली धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान है। खनिज या मिनरल्स, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक का खनिज कहते हैं। अयस्क या और वे खनिज जिन धातुओं को सुगमत्वा पूरक तथा लाभकारी रूप में निष्कासित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं गलित धातु का विद्युत अपघटन या शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कार्बोनेट अयस्क, जिसमें निस्तापन, सल्फाइड अयस्क और भर्जन। और धातु का ऑक्साइड धातु का अपघटन या धातु का शोधन। सल्फाइड अयस्क, भर्जन धातु और परिष्करण। धातुकर्म, अयस्कों में धातु के निष्कारण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क में मिले गैंग यानी अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर में मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स। धातुमल या स्लैग, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहलाता है। निस्तापन या कैल्सिनेशन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवांक के नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। भर्जन या रोस्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवांक के नीचे ताप पर गर्म करके ताकि इसमें मिले हुए अशुद्ध ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज हो जाएं। स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवांक के ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का निष्पादन कैल्सिनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क का भर्जन रोस्टिंग द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्युमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचित किया जाता है।
सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निष्पेक्षित की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। पोटेशियम, सोडियम यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, फिर हाइड्रोजन, लोहा के बाद सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर तांबा, फिर पारा, फिर चांदी और फिर सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना। पोटेशियम की खोज हैम्फ्री डेवी ने की थी। सारक्षण, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना कोरोजन कहलाता है। लोहे की जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना ही संरक्षण कहलाता है। धातु KNaCaMgAl विद्युत अपघटन, ZnFePb कॉपर, कार्बन के उपयोग के AgAu प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित। लोहा में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड FeTO3 होता है। जल के अणुओं की संख्या x बदल। जंग रहित लोहा बनाने का प्रयुक्त धातु क्रोमियम है। पेंट लगा करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनिडोकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे के जंग लगाने से बचाया जा सकता है। नोट: यस दिलन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ओपनर उन पर जस्ते की पीतल परत चढ़ाने की विधि को यस दो पोलन कहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।